नी पेन का मोस्ट कॉमन कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कॉमन गठिया, जो बढ़ती उम्र के साथ जिसके होने की ज़्यादा संभावना होती है। ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन है, यानी कि उम्र के साथ हड्डियों के घिसने, उसकी मांसपेशियों के कमज़ोर पड़ने या उसके कार्टिलेज के कमज़ोर पड़ने की वजह से होती है। परंतु इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठिया बाय भी बोलते हैं। कुछ और अन्य बीमारियां भी होती हैं जो रेयरली घुटनों को इफेक्ट कर सकती हैं। हमारी आज की जीवन शैली, जिसमें बढ़ता वजन, ओबेसिटी, एक्सरसाइज की कमी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और कुछ हिंदुस्तानी आदतें इसके मूल कारणों में होती हैं, जैसे कि लंबे समय तक पालथी मार के बैठना। इनको अवॉइड करने से थोड़ा घुटने के दर्द को थोड़े समय के लिए टाला जा सकता है। घुटनों का दर्द आमतौर पर बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिसका मोस्ट कॉमन कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कि हम कॉमन गठिया भी बोलते हैं। ये बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा होता है, परंतु आजकल देखा जा रहा है कि हमारी बदलती हुई जीवन शैली, जिसमें बढ़ता हुआ वजन, कम फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज की कमी, मांसपेशियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस भी इसका कारण हो सकते हैं। इसके अन्य और कारण घुटनों के दर्द के जो होते हैं, उसमें आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, घुटने में चोट लगना, कोई ट्रॉमा होना या जल्दी अवस्था में वजन बहुत ज़्यादा होना। घुटनों का दर्द वैसे तो माना जाता है कि बढ़ती हुई उम्र का एक परिचायक है। आमतौर पर जो इससे प्रभावित लोग होते हैं वो 50 के ऊपर के पुरुष और स्त्री दोनों ही होते हैं, परंतु बदलती जीवन शैली के साथ में ये अब कम उम्र में भी देखने को मिल रहा है, आमतौर पर 30-35 उम्र के बाद भी। उसका कारण घुटने में चोट लगना हो सकता है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, या अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन कारण घुटने के दर्द का होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि डिजेनरेटिव कंडीशन है, जो हड्डियों के घिसने के कारण, कार्टिलेज के घिसने के कारण, जो घुटनों के हड्डियों के बीच में होती है, जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। बढ़ती हुई उम्र, वजन, डायबिटीज़ और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज की कमी इसका मूल कारण होता है। घुटनों के दर्द का खतरा कहना थोड़ा सा अलग है, परंतु मैं कहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी एक जीवित रहने की उम्र फॉर्चुनेटली, क्योंकि अब अच्छा इलाज उपलब्ध है, बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से इसका एक फ्लिप साइड भी है, वो है कि डीजेनरेटिव कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ज़्यादा उम्र आप जीवित रह रहे हैं तो उससे घुटने के अंदर और उन सारी चीज़ों के अंदर डिजेनरेशन होता है, जो उम्र के साथ घिसना जिसको बोलते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अब हम देखते हैं कि हम पूरा पूरा दिन अपने ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठे रहते हैं या दुकान पर पालथी मार के बैठे रहते हैं, तो ये भी चीज़ें घुटनों के दर्द को बढ़ावा देने में एक कारक हैं। देखिए, घुटनों के दर्द के लिए डॉक्टर को मेरा तो मानना है कि एज सून एज पॉसिबल आपको जाना चाहिए। आप किसी एक अच्छे पेन फिजिशियन से मिलें या किसी ऑर्थोपेडिशियन से मिलें, जिससे कि आपके घुटने के दर्द को समय रहते कंट्रोल किया जा सके और बाद में होने वाली समस्याओं से बचाव किया जा सके। जो आम तौर पे ये होता है, चलने में शुरुआत होती है इसकी, स्पेशली जब आप किसी ढलान पे उतर रहे होते हैं, जैसे जीना उतरने में आपको दर्द से शुरुआत इसकी होती है बहुत सारे पेशेंट्स में। उसके अलावा रेस्ट पर भी पेन होता है, जब आप बैठे हैं केवल तब आपको पेन हो सकता है। अगर आपको घुटने का दर्द का कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपके घुटने के चारों ओर सूजन वगैरह भी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि आपको जैसे ही शुरू हो, आप जल्दी से जल्दी दिखाएं, जिससे कि इस प्रोग्रेसिव डिजीज़ को पहले से ही रोकथाम करके रोका जा सके अर्ली स्टेज में। सबसे पहले तो मेरे विचार से बचाव के बारे में बात करनी चाहिए हमको। बचाव के लिए अपने वज़न को कंट्रोल रखें, योग, आसन एवं अन्य एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें। अपना खान-पान स्वस्थ रखें, आपकी हड्डियाँ अच्छी होनी चाहिए। ये बात ख़ास तौर से महिलाओं के प्रति है कि उनको अपनी बोन हेल्थ का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन रखना चाहिए। लंबे समय तक एक ही अवस्था में बैठे रहना को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पालथी मार के बैठना। और उसके अलावा अगर तब भी हो रहा है या शुरुआत हो चुकी है दर्द की, तो समय रहते एक अच्छे पेन फिजिशियन या किसी अन्य डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज आपको करवाना चाहिए। सबसे पहला रोकथाम का तरीका बढ़ते हुए वजन को रोकना,
दूसरा है बोन हेल्थ आपकी अच्छी रहे, तीसरा है एक्सरसाइज, बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। आप भले योगासन करें या आप कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज बाकी करें, टहलें। बिस्तर में बैठे रहना आंसर नहीं है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आप बढ़ती उम्र में अच्छे रहेंगे। तो ये हैं। उसके बाद में रोकथाम के लिए यही 3 चीज़ें 4 चीज़ें हैं। अच्छा स्वस्थ जीवन शैली एवं अच्छे भोजन, हरी सब्जियां लें, दूध लें, कैल्शियम की मात्रा आपके अंदर पूरी होनी चाहिए, और अन्यथा फिर आपको इलाज के लिए जाना ही होगा। कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एक्चुअली पेन किलर नहीं है, बट वो दवाइयाँ हैं, वो आपके शरीर में जो सप्लीमेंट करती हैं, कोलेजन हो गया, डायसरीन हो गया, ग्लूकोसामीन हो गया, इसकी गोलियाँ आती हैं, कैप्सूल आते हैं, वो भी इसमें सहायता करती हैं। ये मान के चलना चाहिए, एक चीज़ समझने की यहाँ पर ये है कि ये चूँकि डिजेनरेटिव कंडीशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसका कोई परमानेंट क्योर जैसा चीज़ नहीं होता। ये बढ़ती उम्र के साथ रिलेटेड है, उम्र बढ़ रही है, हड्डियाँ और जोड़ घिस रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है एक चिकित्सक और एक मरीज के दोनों के सहयोग के द्वारा। परंतु ये ऐसा नहीं है कि कोई मलेरिया जैसी बीमारी है कि आपने 3 दिन दवाई खाई और आप हमेशा के लिए ठीक हो गए, जब तक कि आपको दोबारा मलेरिया नहीं होता। तो ये क्रोनिक पेनफुल कंडीशन है, इसका ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म चलता है। देखिए, ट्रीटमेंट इन सारी डिजेनरेटिव कंडीशंस का स्टार्ट होता है सबसे छोटी चीज़ जो कि होती है दवाइयाँ, मुंह से लेने वाली दवाइयाँ, जिसमें से कुछ एनाल्जेसिक्स भी होती हैं यानी दर्द निवारण दवाइयाँ। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी अब बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी की बढ़ने की स्पीड को कम करती हैं, तो उनका भी इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जिनके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। उसके बाद में आता है नंबर मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस, जिनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मिप्सी, MIPSI, मिप्सी। उसके अंदर कई सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं जो कि कोई भी अच्छा पेन स्पाइन फिजिशियन आपको बताएगा, जिसमें शुरुआत होती है इंट्रा आर्टिकुलर PRP थेरेपी से। इसको पेन बायोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं। इसके अंदर मरीज का ही थोड़ा सा रक्त लेकर उससे एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बनाई जाती है और उसको घुटने के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस थेरेपी, ये काफ़ी नई थेरेपी है, बहुत एडवांस थेरेपी है, और दुनिया भर में इसके ऊपर करे गए शोध से पाया गया है कि ये मरीजों की जो घिसी हुई कार्टिलेज है उसको रीजनरेट करने में हेल्प करती है, इसीलिए इसको पेन बायोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं। उसके बाद नंबर आता है अन्य प्रकार के कुछ इंजेक्शन्स आते हैं, जैसे कि हाइलोनिक एसिड, वो भी डाले जाते हैं घुटने के अंदर। उनके भी अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट लिविंग होते हैं, आमतौर पर 1 साल तक कार्य करते हैं, उसके बाद उसको रिपीट कराना होता है। उसके बाद आता है एक बहुत ही एडवांस थेरेपी, लेटेस्ट आई है अभी, वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ऑफ जेनिकुलर नर्व। ये घुटने को सप्लाई करने वाली 3 नसों का रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा इलाज किया जाता है। इस इलाज की खास बात यह है कि ये मिनिमली इन्वेजिव है, यानी इसमें कोई चीरा टांका नहीं लगता। परकुटेनियस है, यानी कि बहुत ही पिन होल टेक्निक से उन नसों पे जाकर रेडियो फ्रिक्वेंसी किया जाता है, और ये एडवांस स्टेज जो होती है घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस की, यानी ग्रेड 4, उसमें भी कार्यरत होता है। अगर ये कोई भी थेरेपी दुर्भाग्य से अगर काम नहीं करती हैं आपके मरीज के साथ, तब आखिरी ऑप्शन जो माना जाता है वो होता है TKR, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसमें जो पुराना घिसा हुआ घुटना है उसको हटाकर एक आर्टिफिशियल घुटना लगाया जाता है। दैट इज़ द फाइनल थेरेपी। बट इन सारी ही थेरेपीज़ के साथ में आपको अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़, अपने बढ़ते हुए वज़न को कम करना या उसको बढ़ने से रोकना, और अपनी जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता हमेशा होती है। व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है व्यायाम, क्योंकि व्यायाम अगर आप करते हैं तो न केवल आपकी मांसपेशियाँ, आपके जोड़, बल्कि आपका वजन भी कंट्रोल रहता है। जो अपने आप में बढ़ता हुआ वजन एक मेजर कारण है घुटनों के दर्द का, वो भी आपका कंट्रोल रहता है। तो व्यायाम का रोल तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये जितना जल्दी स्टार्ट हो जीवन में उतना बेहतर फ़ायदा देगा, क्योंकि व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जो कि लंबे समय तक अगर आप लगातार करेंगे तभी आपको फ़ायदा देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हफ्ते में 1 दिन कर लें, महीने में 1 दिन कर लें और सोचें मैं ठीक रहूँगा। ये रोज़ करने वाली चीज़ है। स्वस्थ जीवन शैली का निर्वहन करें,
बढ़ती हुई उम्र एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे भारतवर्ष के अंदर जो पहले एज ऑफ लिविंग एक्सपेक्टेड वो 57 से 65 साल के बीच थी, आज की तारीख में वो 75 से 80 साल के बीच पहुंच गई है। तो ये दर्शाता है कि हमारा देश अच्छा कर रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा हो रहा है, इलाज अच्छा हो रहा है, इसीलिए एवरेज एज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। परंतु उसका एक फ्लिप साइड भी है कि थोड़े से डीजेनरेटिव कंडीशंस बढ़ रही हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, पेन मेडिसिन विद्या, हम सारे पेन स्पाइन फिजिशियन और बाकी भी सारे चिकित्सक गण अपनी अपनी विद्या के अनुसार आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अच्छी जीवन शैली का निर्वहन करें और देश के उत्थान में भागीदार बनें।